ठीक है, अब इसमें ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज 2 में कॉम्प्रिहेंशंस डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में वो कह रहे हैं कि पार्टिकल को हमने फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ with velocity v naught at an angle theta with the horizontal. Suppose h be the maximum height of the particle from surface of earth and v its speed at that point. यानी maximum height पे speed कितनी है v, then v is. Question है, particle of mass m is projected from the surface of earth with velocity v naught at an angle theta with the horizontal. Suppose h be the maximum height of the particle from the surface of earth and v its speed at the highest point, then v is. तो अब यहाँ पे जरा हम देखें तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है ये समझ ले पहले, कि हॉरिजॉन्टल से इतनी वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया। हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का मतलब देखेंगे, ठीक है। तो देखो, हॉरिजॉन्टल का मतलब है, जैसे अगर ये पॉइंट हम P कंसिडर करें तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है अलोंग द टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द टेंजेंट और वर्टिकल मतलब अलोंग द रेडियस। पॉइंट क्लियर हो रहा है? वर्टिकल मतलब अलोंग द रेडियस। अब यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल थीटा। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है कि वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी 0 हो जाने का मतलब है अलोंग द रेडियस वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अलोंग द रेडियस कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी मैक्सिमम हाइट पे। और मान लेते हैं वहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई v, ये हमने अज्यूम कर लिया, वहां वेलोसिटी कितनी हो गई v, ठीक है। तो वहां पे वेलोसिटी वर्टिकल के अलोंग 0 हो गई, यानी अलोंग द रेडियस 0 हो गई। जो भी वेलोसिटी है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है। अब यहां पे ये डिस्टेंस r, क्लियर है ये? और r का ये अर्थ का शेप है, और r जो वेलोसिटी है v नॉट, उसका अगर हम अलोंग द टेंजेंट कंपोनेंट देखें, यानी r के परपेंडिकुलर, कितना आएगा v नॉट cos थीटा। और r के अलोंग कंपोनेंट देखें तो कितना आएगा v नॉट sin थीटा। क्लियर है? और यहां पे अगर देखें तो मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, h मान लेते हैं, मैक्सिमम हाइट इज h। हो रहा है पॉइंट क्लियर? अब क्योंकि जो इस पे फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा mg, वो कहां से पास करेगा? अर्थ के सेंटर से। अर्थ के सेंटर से अगर फोर्स पास करेगा तो अर्थ के सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। और अर्थ के सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा तो अर्थ के सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। क्या आया? फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल। मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, मैंने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए, v नॉट साइन थीटा तो r की ही डायरेक्शन में, तो v नॉट साइन थीटा की वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। v नॉट cos थीटा कैसे आएगा? r के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v नॉट cos थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, मास इनटू r इनटू v परपेंडिकुलर। यही तो होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ये भी होता है, मतलब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मास इनटू जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो पार्टिकल के उससे डिस्टेंस, इनटू जो r है, जो डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम मास, फाइनल वेलोसिटी v और
परपेंडिकुलर कितना आ रहा है r प्लस एच। इनिशियली क्या आएगा मास m, डिस्टेंस कितना है r, और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है v नॉट कॉस थीटा। तो क्लियरली m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया तो v क्या आ गया, v आ गया v नॉट कॉस थीटा इंटू r अपॉन r प्लस एच। अब ये क्लियर है कि r अपॉन r प्लस एच 1 से छोटा होगा, r अपॉन r प्लस एच इज लेस देन 1, ये क्लियर है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, दोनों साइड v नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दो, तो r अपॉन r प्लस एच इंटू वी नॉट कॉस थीटा इज लेस देन वी नॉट कॉस थीटा कह सकते हैं ऐसा। और r अपॉन r प्लस एच वी नॉट कॉस थीटा दरअसल है क्या v क्या हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या आ गई लेस देन v नॉट कॉस थीटा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ये वेलोसिटी आ गई लेस देन v नॉट कॉस थीटा। तो यही उन्होंने पूछा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एग्जैक्टली वो कह रहे थे निकालना था, तो वो लेस देन v नॉट कॉस थीटा है, एग्जैक्टली निकालनी नहीं थी वेलोसिटी। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं देखो, सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि उसकी मैक्सिमम हाइट, अच्छा मैक्सिमम हाइट एग्जैक्टली निकालनी नहीं है, वो सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट अप्रोक्सीमेट करना है, किससे बड़ा या किससे छोटा हो, मैक्सिमम हाइट हमें निकालना नहीं है। इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं ऐसे कह सकता हूँ इसके सेकेंड क्वेश्चन के लिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था कॉम्प्रिहेंशन का, सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं ये कहूंगा कि ठीक है देखो, यहां से जब वो यहां तक जा रहा है, यहां से जब वो यहां तक जा रहा है उसकी हाइट बढ़ रही है, तो सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मान लेते हैं जी, सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है जी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमें पता है जी की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा जी की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे जी कम होगा, यहाँ पे जी कम होगा, जी कम होता जाएगा, तो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा। तो उसके पूरे पाथ में अगर देखा जाए तो जो एक्सेलरेशन है पूरे पाथ के हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन, वो जो सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी उससे कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे जो उसका एक्सेलरेशन है वो जी से कम है, वर्टिकल एक्सेलरेशन जी से कम है। एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकल होगा, क्यों होगा वर्टिकल देखें जरा, सपोज करो पार्टिकल यहाँ पे, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसको सेंटर से मिलाओ, फोर्स किधर लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, अगर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है तो एक्सेलरेशन भी किधर आएगा टुवर्ड्स द सेंटर। आ रही बात समझ में, टुवर्ड्स द सेंटर मतलब अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस मतलब वर्टिकल, क्लियर है, उसी को मैंने वाई एक्सिस लिख दिया, चाहो तो वर्टिकल लिख लो। तो वर्टिकल के अलोंग एक्सेलरेशन में वाई रहने देता हूं, वाई डिनोट्स वर्टिकल ऐसा मान लो, तो वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हमेशा जी से कम है, वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हमेशा जी से कम होगा। अब अगर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन जी से कम है तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग वाई भी जी से कम आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग वाई जी से कम आएगा, ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब अगर एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग वाई जी से कम है, कैसे कम आया भाई, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन जी से कम है तो एवरेज जी से कम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे मान लो फर्स्ट ओवर में 10 रन बने और उसके बाद हर ओवर में 10 से कम बनते हैं, 9 8 7 बनते हैं, तो ऑन एन एवरेज जो रन रेट आएगा वो 10 से कम आएगा या नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पे वो एग्जाम्पल सही नहीं है पर फिर भी तुम देख लो इसको। तो अब मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट कितना है वी नॉट साइन थीटा, तो आ जाएगा वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव लिख दें, 2 ए वाई एवरेज, ए वाई एवरेज, ए वाई एवरेज लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला यूज किया है
ये फॉर्मूला तो तब यूज होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, पर मैंने यहाँ पे यूज किया है इस फॉर्मूले को जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा। ये बात समझ आ रही है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ए वाई ना लिख के क्या लिख दिया, ए वाई एवरेज। ऑन एन एवरेज के लिए तो ये फॉर्मूला यूज कर ही सकते हैं। तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए वाई एवरेज, और मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी आई, एच। पूरा पॉइंट क्लियर? मैक्सिमम हाइट कितनी आई, एच। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां से एच क्या आ रहा है, यहां से एच आ रहा है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ए वाई एवरेज। वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ए वाई एवरेज। ये बात क्लियर हो रही है? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ए वाई एवरेज। अब तुम देखो, ए वाई एवरेज जी से छोटा है, ठीक है, ए वाई एवरेज जी से छोटा है, ये क्वांटिटी जी से छोटी है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये बड़ा हो जाएगा किससे, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से, है ना? ये बड़ा हो जाएगा। कैसे बड़ा हो जाएगा भाई? ये बड़ा हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से। कैसे बड़ा हो गया भाई? वी नॉट यहाँ ए वाई एवरेज है और यहाँ g है, g बड़ा है ए वाई एवरेज से, बाकी सारी क्वांटिटी तो सेम है, g बड़ा है ए वाई एवरेज से, ए वाई एवरेज छोटा है तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो ये क्वांटिटी इससे क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। ये बात समझ पा रहे हो? तो इस तरह से फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन का हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन 2 देखें, कॉम्प्रिहेंशन 2, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन 2 में वो इस तरह से कह रहे हैं कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, ये सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, और एक हॉलो स्फीयर है ऑफ रेडियस 2r, एक हॉलो स्फीयर है ऑफ रेडियस 2r, ये हॉलो स्फीयर है। और उसमें ये कह रहे हैं सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन में कि बहुत कम हाइट h से, बहुत कम हाइट h से हम एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, और यहां पे एक होल बना हुआ है, होल बना हुआ है, छोटा सा होल बना हुआ है। तो बहुत कम हाइट h से, दिस इज h, हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, क्लियर है? तो जब हम बहुत कम हाइट h से एक पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। आ रही बात समझ में? और अगर देखा जाए तो हाइट अगर बहुत कम है, जैसे देखो क्या होता है, अर्थ का सरफेस होता है, अब अर्थ के सरफेस से अगर हम बहुत कम हाइट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करें, तो हम हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या मान लेते हैं, g मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। जबकि हमें पता है कि अर्थ से अगर हाइट चेंज होती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती है। पर नॉर्मली जब हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई अर्थ से किसी चीज को h हाइट से ड्रॉप किया, तो हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g ले लेते हैं, वही ले लेते हैं जो सरफेस ऑफ अर्थ है, वही ले लेते हैं जो कि सरफेस ऑफ अर्थ है। क्यों? h इतना कम होता है रेडियस से, भाई हम 50 मीटर से ड्रॉप करते हैं या 20 मीटर से ड्रॉप करते हैं, तो h इतना कम होता है रेडियस ऑफ अर्थ से कि g की वैल्यू पे कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आता है।
ये बात समझ आ रही है, पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि एच बहुत कम है 2r से, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी हाइट में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लेंगे, जो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंसिडर करेंगे, वो वही कर लेते हैं जो सरफेस पे, जो यहां पे है वो नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये तो आर हो गया फिर। लेकिन यहां से यहां तक, यहां डिस्टेंस सेंटर से कितना है 2r प्लस एच, यहां डिस्टेंस कितना है 2r, यहां डिस्टेंस कितना है 2r, यहां डिस्टेंस कितना है 2r प्लस एच, और h नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू r। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पूरी हाइट का हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वही ले सकते हैं जो कि यहां सरफेस पे। अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का बेसिकली मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड, क्लियर है। तो सेकंड कॉम्प्रिहेंशन के फर्स्ट क्वेश्चन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी, वो हम वही ले लें जो कि सरफेस पे, ठीक है। तो इस हॉलो स्फीयर की ऐसे सरफेस पे लिखना है, या कह लो सरफेस से जस्ट ऊपर लिखना है, आ रही बात समझ में। तो सरफेस के जस्ट ऊपर ये हॉलो स्फीयर कैसे बिहेव करेगा, लाइक अ पॉइंट मास। कहां पे रखा हुआ, सेंटर पे। कहां पे रखा हुआ, सेंटर पे। ये बात समझ आ रही है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जी एम। डिस्टेंस कितनी होगी उस पॉइंट की सेंटर से, 2r, तो gm अपॉन 2r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसका आया, हॉलो स्फीयर का। तो सरफेस के जस्ट ऊपर से लेके हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतना ही होगा, किसकी वजह से, हॉलो स्फीयर की वजह से। अच्छा, हॉलो स्फीयर की वजह से तो हमने लिख दिया, अब सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे लिखना है, उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 2r, और वो पॉइंट बाहर है सॉलिड स्फीयर के, तो सॉलिड स्फीयर का सारा मास कहां पे मान लेंगे, सेंटर पे। सॉलिड स्फीयर का सारा मास कहां पे मान लेंगे, सेंटर पे। क्या आएगा उसकी वजह से, अच्छा दोनों की ऐसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, दोनों की ऐसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर टुवर्ड्स द सेंटर होगा तो ऐड हो जाएगा। क्या आएगा, gm अपॉन 2r का होल स्क्वायर। g की वैल्यू क्या है, सॉल्व कर लेंगे, g की वैल्यू आ जाएगी gm अपॉन 2r स्क्वायर। ये g की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतना आ गया, टाइम के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितनी हाइट आनी है उसको, h, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन g कितना है, gm अपॉन 2r स्क्वायर इनटू t स्क्वायर। क्लियरली t स्क्वायर क्या आ गया, 4hr स्क्वायर अपॉन gm, ठीक है। यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, यहां से टाइम निकाला जा सकता है, टाइम आ जाएगा यहां से। फिर सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इस कॉम्प्रिहेंशन के, व्हाट टाइम विल इट टेक टू मूव फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, वो ए बी किसी और को कह रहे थे, कोई बात नहीं, ए शायद वो इसको कह रहे हैं और बी इसको कह रहे हैं। व्हाट टाइम इट टेक्स फ्रॉम इट विल टेक, पहले तो उन्होंने कहा यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो हमने निकाल लिया। अब कह रहे हैं ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें निकालना। तो ए से बी जरा वेलोसिटी एट ए निकालें जरा, सेकंड क्वेश्चन करने के लिए। वेलोसिटी एट ए, आ रही बात समझ में। अगर हम वेलोसिटी एट ए निकालेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 है 2, a यानी एक्सेलरेशन g है और g इतना है, gm अपॉन 2r स्क्वायर इनटू s, s कितना है h, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, पॉइंट क्लियर। तो v क्या आया, v आ गया हमारे पास
अंडर रूट ऑफ GMH अपॉन आर। ये वेलोसिटी है यहां पे। क्लियरली वो जो है ना वेलोसिटी ए से बी तक जाने का टाइम निकालने नहीं कह रहे, वो अप्रोक्सीमेट करने कह रहे हैं। ए से बी तक जाने में जो टाइम होगा उसको वो अप्रोक्सीमेट करने कह रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब अगर तुम देखो, पहले मैं एक्चुअल टाइम निकालने के लिए ना मान लेता हूं कि ये v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से आता रहता, मान लेता हूं ये v की कांस्टेंट वेलोसिटी से आता रहता, तो कितना टाइम लगता? इफ it travels with the velocity v, constant velocity v, तो कितना टाइम लगता वो निकाले। t डैश बोलते हैं। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज r, स्पीड इज अंडर रूट gmh अपॉन r स्क्वायर ऊपर चला गया। आ रही बात समझ में? तो टाइम क्या आ रहा है? आर स्क्वायर अंडर रूट GMH, अगर स्पीड कांस्टेंट होती। क्लियर है ये? अगर स्पीड कांस्टेंट होती, पर जब वो यहां से नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसका, इस सॉलिड स्फीयर का उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो सॉलिड स्फीयर का अगर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा तो स्पीड बढ़ेगी। सॉलिड स्फीयर का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा तो स्पीड बढ़ेगी, v से ज्यादा रहेगी। हर पॉइंट पे स्पीड क्या रहेगी? v से ज्यादा। हो रहा है पॉइंट क्लियर? हॉलो स्फीयर का तो इस पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर के पॉइंट पे, कोई हॉलो स्फीयर की वजह से कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता है। क्लियर है ये? तो हॉलो स्फीयर का इस पॉइंट पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा, अंदर होता नहीं है। यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर की वजह से अंदर के पॉइंट पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता, इसलिए हॉलो स्फीयर की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा। पर सॉलिड स्फीयर की वजह से तो फील्ड होगा। ये पॉइंट यहां से यहां तक आने में जो सारा ही पॉइंट है वो है क्या? वो सारा ही पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर के बाहर है। सॉलिड स्फीयर के बाहर अर्थ, सॉलिड स्फीयर के बाहर स्फीयर कैसे बिहेव करता है? पॉइंट मास, तो उसका फील्ड होगा। तो इस पे जब वो नीचे आ रहा होगा तो उस पे एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ। जिधर जिधर वेलोसिटी इनिशियल थी उधर ही फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन होगा, तो वेलोसिटी या स्पीड बढ़ेगी। वेलोसिटी या स्पीड बढ़ के आएगी। क्लियर है ये? अगर थ्रू आउट स्पीड v रहता है तो ये टाइम होगा, पर अगर स्पीड बढ़ती जा रही है तो ज्यादा स्पीड से टाइम ऑब्वियसली क्या लगेगा? कम लगेगा। इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो एक्चुअल टाइम लगेगा वो टी डैश से कम आएगा। जो एक्चुअल टाइम लगेगा वो टी डैश से कम आएगा। क्यों? यहाँ स्पीड v है, मैंने जब थ्रू आउट स्पीड v माना तो ये टाइम आया हमारे पास। पर हमें पता है कि अगर यहाँ पे स्पीड v है और जैसे जैसे वो नीचे आएगा फोर्स भी नीचे ही, उसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर उसकी स्पीड हर पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो अगर v स्पीड से जाने में इतना टाइम लगता है और हर पॉइंट पे अगर स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियसली एवरेज स्पीड ज्यादा आ जाएगी, टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। हो रहा है क्लियर? बात समझ आ रही है? तो v स्पीड से जितना टाइम लग रहा था वो हमने निकाला, पर एक्चुअल स्पीड v से हर पॉइंट पे ज्यादा है इसलिए एक्चुअल टाइम कम लगेगा। तो एक्चुअल टाइम t इज लेस देन t डैश। तो जो एक्चुअल टाइम लगा वो लेस देन t डैश, यानी r स्क्वायर अंडर रूट GMH। हमें एक्चुअल उन्होंने निकालने बोला भी नहीं था। ठीक है। अब जरा आप यहाँ पे देखें थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, अगर उन्होंने नहीं दिया तो इसका नाम मैं p दे देता हूँ। ठीक है। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि वो किस वेलोसिटी से b पे आके टकराएगा। ठीक है, किस वेलोसिटी से b पे आके टकराएगा, निकालें जरा। किस वेलोसिटी से वो b पे आके टकराएगा, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा थर्ड पार्ट के लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ऑल द फोर्सेस में उस पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका? सॉलिड स्फीयर का। और किसका? हॉलो स्फीयर का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर,
जब बी पे आके टकराता है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब इसके बाद इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसकी लिख रहे हैं? जो पार्टिकल है उसका, उसी की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ द पार्टिकल। मास ऑफ द पार्टिकल लिखा हमने इनटू इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस मास ऑफ द पार्टिकल इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। किसकी वजह से हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं? हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं इस सॉलिड स्फीयर और इस हॉलो स्फीयर की वजह से। क्यों इन दोनों की वजह से लिख रहे हैं? क्योंकि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। उस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? सॉलिड स्फीयर भी लगा रहा है और हॉलो स्फीयर भी लगा रहा है। तो दोनों के फोर्सेस का वर्क निकालना है। तो दोनों के फोर्सेस का वर्क कैसे निकालेंगे? दोनों ही फोर्स ग्रेविटेशनल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का वर्क होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से लिखेंगे? दोनों की वजह से लिखेंगे। तो अब जरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखें। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी m इंटू वी आई। तो इनिशियल पोटेंशियल में था इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे हॉलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा? इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो हॉलो स्फीयर को क्या मान लो? हॉलो स्फीयर को एक पार्टिकल मान लो, कहां पे रखा हुआ? सेंटर पे। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख लो। क्या आएगा हॉलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल? माइनस एम। हॉलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल माइनस जी एम अपॉन 2r प्लस एच। माइनस जी एम अपॉन 2r प्लस एच। ये बात क्लियर हो रही है? फिर इस पॉइंट पे मुझे सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल लिखना है। वो पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है, तो सॉलिड स्फीयर का सारा मास सेंटर पे मान लिया और पार्टिकल का फॉर्मूला लगाया। क्या आएगा पार्टिकल का फॉर्मूला? माइनस जी एम अपॉन 2r प्लस एच। तो मैंने दोनों की वजह से पोटेंशियल लिख दिया। आ रही बात समझ में? दोनों की वजह से क्या लिख दिया? पोटेंशियल। फिर माइनस साइन लगाया, m इंटू इनिशियल पोटेंशियल, m इंटू इनिशियल पोटेंशियल। थोड़ा मुझे कैमरा उधर करना पड़ेगा, ठीक है। m इंटू इनिशियल पोटेंशियल। आ रही बात समझ में? अब सॉरी, फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पॉइंट कौन सा है? ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल हॉलो स्फीयर की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखे। ये पॉइंट हॉलो स्फीयर के अंदर का पॉइंट है, और हॉलो स्फीयर के अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? माइनस जीएम अपॉन हॉलो स्फीयर का रेडियस। माइनस जीएम अपॉन हॉलो स्फीयर का रेडियस। हॉलो स्फीयर के अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना हो तो क्या फॉर्मूला आता है? माइनस जीएम अपॉन हॉलो स्फीयर का रेडियस, ठीक है। फिर अब इस पॉइंट पे मुझे किसकी वजह से लिखना है? सॉलिड स्फीयर की वजह से। तभी तो टोटल पोटेंशियल आएगा। क्या होता है? माइनस जी एम। कहां पे लिखना है? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कहां पे है? सरफेस पे। सरफेस मतलब सॉलिड स्फीयर के बाहर। सॉलिड स्फीयर के बाहर हम क्या करेंगे? सॉलिड स्फीयर का सारा मास सेंटर पे मान लेंगे, पार्टिकल का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस जी एम अपॉन इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो क्या आएगा? इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर ये आ गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, m कैंसिल कर दो, m कैंसिल कर दिया। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करें, h को 2r के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करें। ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है माइनस जी एम अपॉन 2r, माइनस जी एम अपॉन 2r, ठीक है। माइनस इधर देखें तो क्या आएगा? माइनस जी एम अपॉन 2r माइनस जी एम अपॉन r इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर। आ रही बात समझ में? और अब तुम देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लेने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अल्टीमेटली ये आ जाएगा जी एम अपॉन 2r इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2। 2
से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया v स्क्वायर, v आ गया अंडर रूट gm अपॉन r, ये स्पीड आ गई। तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना था। तो ये मैंने कॉम्प्रिहेंशन 2 के तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। कॉम्प्रिहेंशन 3, कॉम्प्रिहेंशन 3 बहुत आसान है ना, ज्यादातर लोगों का हो गया होगा। मैं कॉम्प्रिहेंशन 3 कर लेता हूं डिस्कस, हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन 3 में। कॉम्प्रिहेंशन 3, कॉम्प्रिहेंशन 3 में उन्होंने कहा है कि एक ब्लैक होल है, डबल स्टार सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक ब्लैक होल है और ब्लैक होल रेस्ट में, ठीक है। तो वो बेसिकली डबल स्टार सिस्टम हुआ ही नहीं, वो तो एक ऐसा हो गया कि भाई एक फिक्स्ड सेंटर है और उसके अबाउट दूसरा वाला स्टार रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है ये सर्कुलर ऑर्बिट में? फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने यही कहा है, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट द पोटेंशियल एनर्जी of the companion star is constant throughout the orbit. If the radius of the orbit doubles, what is the new value of the velocity of the companion star? अभी जब ये r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v1 कितनी होगी? फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v1 कितनी आ जाएगी? मान लेते हैं कि ब्लैक होल का मास कैपिटल m है और कंपेनियन स्टार का मास स्मॉल m है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी पता है, कैपिटल gm अपॉन r। अब कह रहे हैं हम रेडियस डबल कर दें, तो भाई अगर रेडियस डबल कर देंगे, है ना, अगर रेडियस डबल कर देंगे तो अब जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? पहले इतनी थी, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट g, जो जिसके अबाउट घूमता है, ठीक है, उसका मास यहाँ पे आता है g कैपिटल है अपॉन r, कितना अब हो गया? पहले r था, अब रेडियस कितना हो गया? 2r। क्लियरली तुम यहाँ से देख सकते हो कि v2 जो है वो v1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो तो तुम निकाल सकते हो ना, तुम ऐसे निकाल लेना, v2 अपॉन v1 कर लेना, v2 अपॉन v1 कर लेना, और v2 अपॉन v1 कितना आ जाएगा? 1 अपॉन रूट 2। तो v2 इज इक्वल टू v1 अपॉन रूट 2। ये बात क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है। अब पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया, सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि वो सर्किल में घूमता रहता है। Which of the following prevents the companion star leaving its orbit and falling into the black hole? आई बात समझ में? तो देखो, ये एक बार मैंने बहुत डिस्कस भी किया था ग्रेविटेशन के सेकंड उसमें, एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में। किसमें डिस्कस किया था मैं तुम्हें बता दूं कि एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है, तो उसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, मैंने बहुत डिस्कस किया था। और वहां से अगर तुम ध्यान से देखा करो, देखो मेन बात ये है कि क्या, छोड़ो, यहां पे तुम ध्यान से देखो, होता क्या है, ये कंपेनियन स्टार है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब उसकी जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से क्या होता था, खूब डिटेल में बहुत देर तक डिस्कस किया था। उसके वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नीचे लाती है, गिरता है वो अर्थ की तरफ, या ब्लैक होल की तरफ ये कंपेनियन स्टार अट्रैक्शन फोर्स की वजह से गिरेगा। आई बात समझ में? लेकिन वेलोसिटी उसको आगे ले जाएगी, तो नेट वो यहां पे आ गया, नेट यहां पे आ गया, यानी पहले उसके डिस्टेंस इससे कितनी थी? r, अभी भी डिस्टेंस कितनी रह गई? r, यानी
उससे उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हुई। फिर क्या है, फिर ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ गिराएगा, अपनी तरफ गिराएगा, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी है, जो इसकी वेलोसिटी है, समझ पा रहे हो, जो इसकी वेलोसिटी है उसकी वजह से क्या होगा, ये अपनी तरफ गिराया, वेलोसिटी की ने इसको अपना इधर खींच लिया, इधर ले आया, गिरा वो जरूर पर वेलोसिटी इधर ले आया, तो अभी भी डिस्टेंस कितना मेंटेन रह गया r, तो वो सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा, वो गिरता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, गिरता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होती। अगर वही मैं वेलोसिटी जीरो कर दूं, अगर मैं वही वेलोसिटी जीरो कर दूं तो क्या होगा, वेलोसिटी अगर मैं उसकी जीरो कर दूंगा तो क्या होगा, ये खींचेगा, आगे ले जाने वाला कोई है नहीं तो खींचता चला आएगा, और अंत में कंपेनियन स्टार इस ब्लैक होल में घुस जाएगा। आई बात समझ में, हो रहा है पॉइंट क्लियर? प्लीज ढंग से पढ़ा करेगा, वीडियो लेक्चर होता है, इसको तुम एज मेनी टाइम देख सकते हो जितना तुम्हें जब तक क्लियर ना हो जाए। आई बात समझ में? वहां तो क्लास में ये होता है कि एक बार बताया फिर दोबारा नहीं बता पाते हैं, टाइम नहीं होता या मन भी नहीं करता। यहाँ तो तुम कितनी बार भी देख सकते हो, यानी अंत में पढ़ाई का बर्डन तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा जिससे ये चीजें तुम्हारे दिमाग में आए, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो गया, उसके वेलोसिटी की वजह से वो गिरता नहीं है। इसका मतलब वेलोसिटी की वजह से नहीं गिरता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूमता है वो, अरे यार सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स थोड़ी होता है, ये ब्लैक होल है, ये मास है, रख दो इसको, क्या सर्किल में घूमने लगेगा? फोर्स तो जब ये सर्किल में घूमेगा तब भी इसका फोर्स इतना ही आएगा, टुवर्ड्स द ब्लैक होल आएगा, चाहो तो कह लो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। आई बात समझ में? और जब तुम इसको सिंपली छोड़ दोगे तो जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है वही तो उसको गिरा के यहां पे घुसा देता है। आई बात समझ में? लेकिन गिरा देगा और उसको बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लैक होल, लेकिन अगर वेलोसिटी है तो फोर्स अभी भी वही है, फोर्स चेंज नहीं हुआ, ठीक है? फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स है, या अट्रैक्शन फोर्स है किसका, मास का, ब्लैक होल का अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वही फोर्स, उसी फोर्स का नाम हम क्या रख देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स थोड़ी ना होता है, वो कोई फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो, अगर इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी है तब भी ये फोर्स लग रहा है, ये इसमें चला जाएगा, पर अगर वेलोसिटी है तब भी वही फोर्स लग रहा है, कोई अब अलग से फोर्स नहीं लगने लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स वही होता है, और उसकी वजह से वो अब क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए सर्किल में घूम रहे हैं। आई बात समझ में? कई लोग कहेंगे सर वो फोर्स ही नहीं होता तो, ठीक है देख लेते हैं यार, कहने की बजाय ना अपना भी काम किया करो। अगर वो फोर्स नहीं होता, ये फोर्स नहीं होता, कोई फोर्स नहीं होता, और ये वेलोसिटी होती तो क्या होता है यार, जब कोई फोर्स नहीं होता है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, वो अपना इधर चलता चला जाता, और इधर चलता चला जाता तो ब्लैक होल में तो नहीं गिरता, नहीं गिरता ना ब्लैक होल में। आई बात समझ में? तो ये फोर्स अगर नहीं है और उसकी कुछ वेलोसिटी है, अगर उसकी कुछ वेलोसिटी है तो वो सीधे चलता चला जाएगा, उसमें नहीं गिरेगा। पर अगर ये फोर्स है और उसकी कुछ वेलोसिटी है तो सर्किल में भी घूम सकता है, पर अगर ये फोर्स है और उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है तो वो उसमें गिर जाएगा, फोर्स ही उसको खींच लेगा। पॉइंट क्लियर? तो आंसर क्या आया इसका, इसका आंसर आया कि द कंपेनियन स्टार्स वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है वो उसको वहां गिरने से रोकती है। आई बात समझ में? फोर्स नहीं होगा, वेलोसिटी होगी तब भी वो उसमें नहीं गिरेगा, ठीक है? वेलोसिटी नहीं होगा, फोर्स है, फोर्स तो है ही, तो क्या होगा, वो फोर्स के ऐसे उसमें चला जाएगा। आई बात समझ में? तो उसको गिरने से रोकता कौन है, उसकी वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स जितना गिराता है वेलोसिटी उतना ही आगे बढ़ा देती है और डिस्टेंस मेंटेन रहता है। तो आंसर इसका डी आएगा, कंपेनियन स्टार की वेलोसिटी उसको ब्लैक होल में गिरने से रोकती है, तो वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो आंसर हो गया डी, कंपेनियन स्टार्स काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब फोर्थ कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन 4। ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। एक पार्टिकल जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, पार्टिकल नहीं, प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है सन के अबाउट या किसी के भी अबाउट, ये फोकस पे है, एस बोलते हैं, सन है, प्लैनेट रोटेट कर रहा है। अच्छा, पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है? 40 मंथ्स। ठीक है, अब इसमें एक जो बेसिक यूज हो रहा है केप्लर्स लॉ का, वो बेसिक ये है कि एरिया अपॉन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, एरिया अपॉन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। आई बात समझ में? इस पूरे एलिप्स का एरिया उन्होंने ए दिया है। ठीक है, जरा देखें, हम यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लें, आ रही बात समझ में? ये वाला जो एरिया है, जरा हम इसको निकालने पे ध्यान दें, इस एरिया को हम निकालने पे ध्यान दें। इस एरिया को निकालने पे ध्यान दें। ये पॉइंट शायद सी है और ये पॉइंट शायद ई है। ठीक है, मैं इस एरिया को पहले निकाल रहा हूं, पूरा एरिया ए अपॉन टी इज कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूं भाई a1 अपॉन t1 इज इक्वल टू a2 अपॉन t2, बोला जा सकता है। a1 अपॉन t1 इज इक्वल टू a2 अपॉन t2। अब देखें जरा, a1 हम कहते हैं पूरे एरिया को, a1 क्या कहते हैं? पूरे एरिया को, पूरा एरिया ए, पूरा एरिया यानी पूरा एलिप्स घूमने में, उसको रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है उसको? 40 मंथ्स। कितना टाइम लगता है? 40 मंथ्स। मैं ये वाला एरिया निकालना चाहता हूं जो मैंने शेड करा हुआ है, उस एरिया को मैं ए डैश बोल देता हूं। टाइम कितना लगा? यहां से इधर जाने में लगता है 24 मंथ्स, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? 16 मंथ्स, टोटल 40। तो क्लियरली यहां से मैं कह सकता हूं ए डैश इज इक्वल टू, क्या आएगा? इसको इधर ले जाएंगे 2/5, ए डैश इज इक्वल टू 2/5 है। ये एरिया मैंने निकाल लिया। अच्छा, अब मैं ये वाला एरिया निकाल सकता हूं, ये वाला एरिया डेफिनेटली निकाल सकता हूं। ये वाला एरिया निकाल सकता हूं, क्यों? ये आधा एलिप्स है, एरिया a/2 होगा, तो जो रेड शेडेड एरिया मैंने बनाया है, रेड शेडेड एरिया, वो निकाला जा सकता है। AR इज इक्वल टू a/2 माइनस 2a/5। आई बात समझ में? a/2 माइनस 2a/5। AR इज इक्वल टू a/2 माइनस 2a/5, सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 10 आ जाएगा, 5 माइनस 4 यानी ये a/10 आ गया, रेड वाला एरिया a/10 आ गया। ठीक है, तो उन्होंने जो एरिया निकालने का है वो खाली ये नहीं है, इसमें एक और एरिया उन्होंने ऐड किया हुआ है, बी से सी तक का, ये ब्लू वाला एरिया,
अगर कलर कैमरे में अच्छे से कैप्चर हो रहा है तो, अदरवाइज SBC। तो जो ब्लू वाला एरिया है वो हम निकाल लेंगे। कैसे? हमें पता है B से C तक जाने में कितना टाइम लगता है, 1 मंथ। फिर से ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे भाई A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2। A1 टोटल एरिया को क्या दे, टोटल टाइम 40 मंथ्स। A2 हम इस ब्लू वाले एरिया को बोले AB, टाइम 1 मंथ। तो ब्लू वाला एरिया कितना आ गया, A/40। तो रेड वाला एरिया A/10, ब्लू वाला एरिया A/40। तो जो एरिया वो निकालने कह रहे हैं SB, ये सब पूरा शेडेड जो है उनका, वो एरिया कितना आ गया, जो एरिया रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एरिया वो कितना आया, रेड वाला एरिया प्लस ब्लू वाला एरिया। यहां से आ जाएगा टोटल एरिया जो शेडेड पोर्शन का उन्होंने पूछा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हमसे उन्होंने पूछा है, पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, हमें पता है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया हमें बहुत ही आसान होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता है एरिया अपॉन टाइम एरियल वेलोसिटी होता है, एरिया अपॉन टाइम एरियल वेलोसिटी होता है, और वो होता है एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m के बराबर। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m के बराबर। तो पूरे एलिप्स का एरिया A है, पूरे एलिप्स का एरिया A है। कितना टाइम लगा, 40 मंथ्स, 40 मंथ्स L/2m। आई बात समझ में? एक का टर्म उधर भेज दे, दो का इधर ले आए, क्या आएगा, 2/40 मंथ्स, 2/40 मंथ्स इज इक्वल टू L/m इंटू एरिया। तो एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया आ जाएगा। अब मंथ्स को तुम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेना पहले सेकेंड्स में, उससे आ जाएगा। और आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं आ रहा पर अप्रोक्सीमेटली आंसर इसका C आ रहा है। ठीक है, हो रहा है क्लियर? नीचे 5 की जगह 5.176 आएगा, पर ठीक है हम उतना लिख सकते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन 4। ठीक, और जो स्टेटमेंट वगैरह वाले क्वेश्चन है वो मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा।